बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको MCAT 2020 में राइस के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। वो बच्चे जिन्होंने राइस को पहली दफ़ा ज्वाइन किया है उनके लिए मेरा मुख्तसर तारुफ़, मेरा नाम वकास ज़हीर है और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा। हम मज़ीद कोई वक्त ज़ाया किए बग़ैर अपने आज के कंसर्न टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का ये लेक्चर डियर स्टूडेंट्स दो हिस्सों में मुश्तमिल होगा। एक हिस्से में हम नेचर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन पेपर डिस्कस करेंगे और लेक्चर के दूसरे हिस्से में हम बाकायदा अपनी बेसिक्स को स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आप बोर्ड की तरफ तवज्जो दीजिए। सबसे पहले हमारे पास टोटल MCQs इंग्लिश में MDCAT न्यू पैटर्न 2019 में 20 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। यही क्वेश्चंस इससे पहले यानी 2018 से बैकवर्ड 30 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल थे। तो ये 20 क्वेश्चंस 3 डिफरेंट टाइप्स के हुआ करते थे। उससे पहले ये क्वेश्चन 4 डिफरेंट टाइप्स के हुआ करते थे। उन 3 डिफरेंट टाइप्स का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उनमें नेचर ऑफ एरर को समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। हम 3 से 4 मिनट इस चीज़ को समझने पर कंज्यूम करेंगे। तो आप नोट कीजिए, हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं। टाइप नंबर 1 सेंटेंस कंप्लीशन, इन अदर वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स। हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। टाइप नंबर 2 स्पॉट द एरर और टाइप नंबर 3 चूज द करेक्ट सेंटेंस। आइए इन 3 डिफरेंट टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बोर्ड के दूसरे हिस्से में आपको 3 टाइप्स मेंशन्ड नज़र आ रही हैं। आप इन्हें मेरे साथ डिस्कस करेंगे और आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें प्रॉब्लम का मिजाज क्या है, नेचर ऑफ एरर क्या है जिसको आपने एलिमिनेट करना है। टाइप नंबर 1 जिसे मैंने अभी सेंटेंस कंप्लीशन बोला, आप ये देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपके MDCAT 2019 से ली गई है, एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। अब आप ये देखिए कि ये आपको तंग किस तरह कर सकती है। नोट कीजिए, शी वॉज फीलिंग डैश इवन आफ्टर 5 आवर्स ऑफ सर्जरी। तो सबसे पहले आपने इसमें ये नोट करना है कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसमें सबसे बुनियादी चीज़ आप जहन में रखेंगे कि सबसे पहले जो इर्रेशनल ऑप्शंस हैं, जो किसी भी तरह मुमकिन नहीं हैं, आप उन्हें एलिमिनेट करेंगे। इसे हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इस मेथड का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एक्चुअल ऑप्शन के करीब तरीन जाने का मौका मिलेगा। अब आप देखिए, फॉर इंस्टेंस She was feeling dash even after the 5 hours of surgery। यहाँ एक नेगेटिव वर्ड आना है। अब आप ऑप्शन सी को सबसे पहले देखिए, जॉयफुल। सर्जरी के बाद आप कभी भी ऑफ कोर्स जॉयफुल फील नहीं करते, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी हमारा क्रॉस हो गया। अच्छा, ऑप्शन डी को देखिए, लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब होता है मंतकी, मैथमेटिकल, किसी चीज़ को दलील की बुनियाद पर समझना। अब ऑब्वियसली बड़ा क्लियर है कि लॉजिकल भी इस ब्लैंक के लिए बिल्कुल सूटेबल वर्ड नहीं है। अच्छा, अब आ जाइए ऑप्शन ए और बी पर। बिलाशुबा ये दोनों वर्ड्स आपके लिए नए हैं, लेकिन 1 महीने के बाद ये दोनों वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल कॉमन हो चुके होंगे, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस आपके वोकैब से ली गई हैं। ये वोकैब 213 वर्ड्स पर मुश्तमिल है और ये UHS के पैटर्न में शामिल है। इस वोकैब की सारी डिटेल आपको हमारी बुक में जो राइस के पैटर्न से पब्लिश की जाती है मिल जाएगी, जो 25 जून के बाद आपको अवेलेबल होगी। आइए सरदस्त इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपके पास 2 वर्ड्स हैं, ग्रॉगी एंड हैगर्ड। दोनों वर्ड अपनी साउंड के एतबार से, अपने मानी और मफहूम के एतबार से आपके लिए बिल्कुल नए हैं। इसमें 2 चीज़ें आपने नोट करनी है। याद रखिए, MDCAT में समटाइम्स स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है 2 मिलते जुलते वर्ड्स देखकर। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बज़ाहिर बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका मफहूम, उनकी कोनोटेशन, उनको यूज़ करने का अंदाज़ एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर देखिए, ग्रॉगी मीन्स
मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, दोनों मीन्स के एतबार से ऑलमोस्ट ये मीनिंग आपको देते हैं। टायर्ड, थका हुआ होना, गनूदगी की कैफियत में होना, अपने आप को हशाश बशाश महसूस ना करना, खस्ता हाल होना, ये दोनों वर्ड्स तकरीबन ये मीनिंग आपको देते हैं। वियरी की सेंस आपको देते हैं। वियर मीन्स टायर्ड, एग्जॉस्टेड। अच्छा, लेकिन दोनों का मफहूम एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर जब आप हैगर्ड के वर्ड को देखते हैं, इसका मतलब है फिजिकली एग्जॉस्टेड। फॉर एग्जांपल, आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की, फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा भूख महसूस हो रही है, फॉर एग्जांपल आप जहनी तौर पर परेशान हैं, तो उस कैफियत की वजह से जो आप टायर्ड होंगे वो कहलाएगा आपके पास हैगर्ड। लेकिन जब आप ज़हनी तौर पर नींद की कमी की वजह से या किसी गनूदगी की कैफियत की वजह से आपके ऊपर एक सुस्त रवि छाई होगी, उसे हम बोलेंगे ग्रॉगी। तो चूँकि सर्जरी में आपको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, आपको बेहोशी की कैफियत से गुजरना पड़ता है, तो अब ये इम्प्लाई करेगा, सेंटेंस इम्प्लाई करेगा कि इन दोनों में से यहाँ पर बेटर ऑप्शन हैगर्ड की बजाय आपके पास क्या होगा? ग्रॉगी, यानी गनूदगी की कैफियत में होना, अंडर द इम्प्रेशन ऑफ सर्टन ट्रैंकुलाइजर्स, अंडर द इम्प्रेशन ऑफ सर्टन मेडिसिन्स एट्सेट्रा। तो आपने नोट किया कि ये क्वेश्चन, ये टाइप आपके दो एतबार से टेस्ट लेगा। टेस्ट नंबर 1, इट मे बी टेस्टिंग योर वोकैबलरी, और इस बात का भी इम्कान हो सकता है कि ये वोकैब आपकी बुक 1, बुक 2 या आपके नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप से भी लिया जा सकता है, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर में होता रहा है। तो हम इस बात को भी जहन में रखेंगे कि हम वोकैब के इस पोर्शन में ना सिर्फ UHS की प्रेस्क्राइब्ड वोकैब तैयार करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ हम अपनी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ी हुई बुक्स की वोकैब को भी तैयारी करेंगे, जिसके लिए हेल्पिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और एक्सरसाइज स्टफ भी आपको मुहैया किया जाएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हर बेसिक सेंटेंस कंप्लीशन में टेस्ट की जाती है, वो ये, जैसा कि आपने देखा, मिलती जुलती ऑप्शंस आपको दी जाती हैं जिनके बज़ाहिर मानी बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी सेंस एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आप ये ज़हन में रखेंगे कि आपने सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए असल मिसाल तक पहुंचना है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं टाइप नंबर 2 के पास। जैसे अभी आपने देखा स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर से मुराद ये है, अगर आप इसके मीनिंग्स पर गौर करें, कि आपने एक गिवन सेंटेंस से वो पार्ट आइडेंटिफाई करना है जिसमें एरर मौजूद होगा। तो देखिए, फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस भी आपके पास MD-CAT 2019 के पेपर से लिया गया है। लेट्स हरी, द बस इज लीविंग फॉर द लास्ट स्टॉप। इसमें आप देख रहे हैं कि अल्फा ऑप्शन, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा, 4 डिफरेंट वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, जिनमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकता है, पंक्चुएशन का एरर हो सकता है। आपने हर लिहाज से इसका एनालिसिस करना है और याद रखिए, आपने राइट ऑप्शन नहीं चूज़ करनी, आपने रॉन्ग ऑप्शन चूज़ करनी है, यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें ग्रामर के एतबार से कोई ना कोई गलती है। ये नाउन का एरर भी हो सकता है, ये प्रोनाउन का एरर भी हो सकता है, एडजेक्टिव का भी, पंक्चुएशंस का भी, कुछ भी एरर हो सकता है। तो गिवन सेंटेंस में आप देखिए, आपके पास दा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिंगुलर है, इज उसके साथ वर्ब बिल्कुल ठीक है, प्रपोजिशन फॉर बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचा लेट्स। अब जब भी आपने कोई चीज़ सजेस्ट करनी होती है तो आप लेट्स को ऐसे नहीं लिखते, बल्कि आप इसे लिखते हैं LET और कामा डाल के S। और ये क्यों ऐसा लिखना है, इसे आगे आने वाले डिटेल लेक्चर में हम समझेंगे। सरदस्त हमारा मकसद सिर्फ नेचर ऑफ क्वेश्चन को समझना है। तो लेट्स को लिखने का तरीका यहाँ पर गलत है, तो आपका ट्रू ऑप्शन हुआ लेट्स, जो एक्चुअली गलत है, यानी आपने गलत चीज़ को आइडेंटिफाई करके एरर को स्पॉट करना है।
दो टाइप्स हो गई हमारे पास। टाइप नंबर 3 पर आइए। ये आपके लिए बिल्कुल अनफेमिलियर नहीं है, ये आप सेकेंड ईयर में ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास 4 सेंटेंसेस दिए होते हैं, इनमें से 3 ग्रामेटिकली गलत होंगे, किसी भी किस्म का एरर हो सकता है जैसे मैंने पहले बोला, और आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे करेक्ट सेंटेंस। इस बात पे आपने फोकस करना है, करेक्ट सेंटेंस। प्रीवियस में आपने आइडेंटिफाई किया एरर, और इसमें आप फाइंड आउट करेंगे जो चीज़ ग्रामेटिकली हर लिहाज से करेक्ट होगी और एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। अच्छा, अभी आपके पास 4 ऑप्शन है, तो देखिए ज़रा, इनमें से हम देखेंगे 3 गलत होंगे और एक सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। देखिए ज़रा, इट इज़ हेल्पफुल टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, इट वर हेल्पफुल। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी भी प्लूरल इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत हुई। ओके, आगे देखिए ज़रा, इट इज़ हेल्पफुल टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। आप सब जानते हैं कि टू के साथ, इस टू के साथ अमूमी तौर पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, यहाँ पर एट यूज़ हुआ यानी सेकंड फॉर्म यूज़ हुई, जो कि फिर इनकरेक्ट हो गया। और थर्ड को देखिए, अगेन इसमें इट वर्ब भी मौजूद है आपके पास, इनकरेक्ट, और आपके पास टू के साथ सेकंड फॉर्म मौजूद है एट, ये भी आपके पास गलत हुआ। तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हुई, ऑप्शन सी एलिमिनेट हुई, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हुई, और हमारे पास करेक्ट आंसर बचा ऑप्शन ए, और आप अपना बबल फिल करेंगे अल्फा के साथ। तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये हमारा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, इसकी डिटेल्स हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। आइए अब हम अपने बाकायदा लेक्चर की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एमडी कैट में इंग्लिश के पोर्शन का बेसिक स्ट्रक्चर और उसमें क्वेश्चन टाइप क्लियर हो चुका होगा। अब हम अपने एक्चुअल लेक्चर की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि हमें अपने एमडी कैट के इंग्लिश के लेक्चर को कैसे आगे लेकर चलना है। अब जहन में रखिए कि ग्रामर को समझने के लिए बेसिक इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी की बुनियाद पर आप अपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को ईज़िली ग्रास्प करने के काबिल हो सकेंगे। तो इसी बुनियाद को ज़हन रखते हुए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज के बुनियादी एलिमेंट यानी सेंटेंस से। सेंटेंस का वर्ड आप लोगों के लिए नया नहीं है, आप इसको अपनी अर्ली क्लासेस से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करेंगे कि इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। देखिए, सेंटेंस की डेफिनेशन में आपको 3 एस्पेक्ट्स को जहन में रखना पड़ेगा। उनमें सबसे पहला एस्पेक्ट, आप रेड कलर को फोकस कीजिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नंबर 2, ग्रामेटिकली अरेंज्ड। Number 3, that conveys complete sense or thought. This means sentence को समझने के लिए हमें ये जहन में रखना होगा कि ये 3 कंपोनेंट्स के गिर्द रिवॉल्व करता है। It should be a combination of words, number 1. Number 2, it should have a proper grammatical sequence. And number 3, it should convey a complete sense or a thought. अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मेरे साथ मूव कीजिए। ग्रीन पॉइंट नंबर 1 को देखिए, मैंने यहाँ पर एक कॉम्पोजिशन ऑफ वर्ड्स देखी, माइक एंजॉयज। अब देखिए कि ये कौन सी फंडामेंटल प्री रेक्विजिट्स पूरी कर रहा है। नंबर 1, इट हैज़ 2 वर्ड्स, इट मीन्स इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इससे आपको ये भी क्लियर हो गया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मुराद हमारे पास मिनिमम 2 वर्ड्स की कॉम्पोजिशन होना ज़रूरी है। ओके, बट लुक एट द थर्ड पॉइंट, कन्वेज कंप्लीट सेंस और थॉट। क्या आपको माइक एंजॉयज से एक कंप्लीट थॉट या आइडिया समझ में आ रहा है? मेरा ख्याल है नहीं। इट मीन्स देयर शुड हैव बीन समथिंग हियर। माइक एंजॉयज व्हाट? अगर यहाँ पर हम लगा दें माइक एंजॉयज क्रिकेट, तो इट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस। तो इट मीन्स दिस कॉम्पोजिशन ऑफ वर्ड्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट सेंस और अ थॉट। ओके, मूव ऑन टू सेकंड सेंटेंस, एंजॉयज क्रिकेट माइक। This
combination of words lacking grammatical arrangement। यहाँ पर आप ये नोट कर सकते हैं कि इस कॉम्पोजिशन में जो सिक्वेंशियल अरेंजमेंट होता है वो मिसिंग है। इट मीन्स दिस मे नॉट बी टर्म्ड एज अ सेंटेंस, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब थर्ड पॉइंट की तरफ मूव कीजिए, थर्ड सेंटेंस की तरफ देखिए, माइक एंजॉयज क्रिकेट। ये 3 बेसिक रिक्विजिट्स को पूरा कर रहा है। नंबर 1, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है 1 2 3, क्लियर। नंबर 2, इसका ग्रामेटिकल सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। नंबर 3, इस कॉम्पोजिशन ऑफ वर्ड्स को पढ़ के आपको एक कंप्लीट थॉट समझ में आ रही है। दिस इंप्लॉयज माइक एंजॉयज क्रिकेट शुड बी टर्म्ड एज अ सेंटेंस। आई रिपीट वंस अगेन कि सेंटेंस एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जो 2 या ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। इसका एक प्रॉपर सिक्वेंशियल अरेंजमेंट होता है और ये आपको एक कंप्लीट सेंस कन्वे करता है। आई होप यहाँ तक आप इसको समझ चुके होंगे। अब हमें इससे नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है कि जैसे आपके पास एक रूम है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। इट शुड हैव 4 वॉल्स, 4 दीवारें और 1 छत। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रूम के बेसिक स्ट्रक्चर में 4 वॉल्स और 1 छत होती है। बिल्कुल उसी तरह इसी फार्मूला पर अमल करते हुए एक सेंटेंस को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। आप ग्रीन कलर पर फोकस कीजिए। एक सेंटेंस बेसिकली 2 कंपोनेंट्स पर कॉन्स्टिट्यूट करता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इनमें से एक वर्ड निस्बतन आपके लिए फेमिलियर है यानी सब्जेक्ट, और दूसरा वर्ड यानी प्रेडिकेट आपके लिए निस्बतन अनफेमिलियर है। लेकिन इसको समझना बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। आइए देखिए कैसे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बाय डेफिनेशन देखेंगे। ओके, लुक एट द डेफिनेशन। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट की 2 डेफिनेशंस मेंशन की हैं। इनमें से कोई एक अप्लाई कर लीजिए और आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल आसानी होगी। तो नंबर 1 देखिए जरा, डूअर ऑफ एक्शन। किसी भी गिवन सेंटेंस में जो एंटिटी एक्शन परफॉर्म करती है वो सब्जेक्ट कहलाती है। आइए एग्जांपल नंबर 1 को देखिए जरा, बिली परचेजेस अ कार एवरी मंथ। अब इस गिवन सेंटेंस में आप देखते हैं कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, परचेजेस अ कार एवरी मंथ। ये इंफॉर्मेशन किसको इंडिकेट कर रही है? तो हम बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक्शन या ये इंफॉर्मेशन इज रेफरिंग टू बिली। दिस सिंपली इंप्लाइज दैट बिली इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? ओके, दोबारा देखिए, किसी भी गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट वो एंटिटी होती है जो एक्शन परफॉर्म करती है या जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। तो ये दोनों डेफिनेशन इस पर अप्लाई होती हैं। बिली ये एक्शन परचेजेस का परफॉर्म कर रहा है या बिली ही वो एंटिटी है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, परचेजेस अ कार एवरी मंथ। ओके, अब इसी तरह आप बड़ी आसानी से एज बाय योरसेल्फ आप सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, लिसन ऑनलाइन लेक्चर्स, ये एक इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के बारे में। तो दिस इज वेरी मच क्लियर कि स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में आपके पास एक सब्जेक्ट है। ओके, come to the third one, Sami and Tahir are late today। अच्छा देखिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, are late today। ये इंफॉर्मेशन किसको रेफर कर रही है? समी एंड ताहिर को। तो समी एंड ताहिर इन दिस सेंटेंस इज द सब्जेक्ट। ओके, अब आपने एक बात क्लियर करनी है, यहाँ थर्ड सेंटेंस में अनलाइक फर्स्ट 2 सेंटेंसेस हमारे पास 2 नाउन्स मौजूद हैं, समी एंड ताहिर। लेकिन याद रखिए, आपने कभी ये तसव्वुर नहीं करना कि ये 2 सब्जेक्ट्स हैं। रिमेंबर, दिस इज ओनली 1 सिंगल सब्जेक्ट। तो इससे हम अपने जहन में ये आइडिया क्लियर करेंगे कि एक सेंटेंस में, एक गिवन सेंटेंस में आपका एक ही सब्जेक्ट होता है, चाहे उसमें एक सिंगल नेम शामिल है, चाहे उसमें प्लूरल्स हैं, चाहे उसमें 2 या 2 से ज़्यादा नाम या नाउन्स शामिल हों।
इसका ये कतन मतलब नहीं होगा कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्रीज। देखिए ये वाटर का एक्शन है और ये बॉयल्स एट 100 डिग्रीज, ये इंफॉर्मेशन रेफर कर रही है वाटर को, तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है। ओके, अब आ जाइए प्रेडिकेट की तरफ। ज़रा देखिए प्रेडिकेट के आगे एक ब्रीफली मेंशन हुआ इन्फॉर्मर। इन्फॉर्मर ये इन्फॉर्म करता है, खबर देता है, आपको डिटेल बताता है किसके बारे में, तो हम यहाँ ब्रैकेट में आसानी से मेंशन करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो दिस implies that predicate is the part of sentence that gives info, that informs us about the subject। अब सब्जेक्ट अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है किसी भी गिवन सेंटेंस के अंदर, तो मेरा ख्याल है ये आपके लिए बहुत आसान है कि आप प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, हमने अभी डिस्कस किया बिली सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है या ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, दोनों में से आपको एक डेफिनेशन अप्लाई कर लीजिए एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस। ओके, परचेजेस अ कार एवरी मंथ, ये इंफॉर्मेशन दैट इज अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इंफॉर्मेशन इन इटसेल्फ शुड बी टर्म्ड एज प्रेडिकेट, इन्फॉर्म करने वाला, खबर देने वाला सब्जेक्ट के मुतालिक। एंड दिस कंटिन्यूस, आप इसको अप्लाई करते जाइए। लिसन ऑनलाइन लेक्चर्स, ये इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के बारे में, ये हुआ आपका प्रेडिकेट। ओके, आगे चलिए। आर लेट टुडे, ये इंफॉर्मेशन है समी एंड ताहिर के मुतालिक, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। सिमिलरली बॉयल्स एट 100 डिग्रीज, ये इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट वाटर के मुतालिक। जो इंफॉर्मेशन इन इटसेल्फ है वो आपके पास क्या होगी, प्रेडिकेट। अब इस स्टेज पे लेक्चर को रोक के आप अपने पेज के ऊपर 2 से 3 सेंटेंसेस लिखिए जो भी आपके जहन में आते हैं, और बड़ी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये सब्जेक्ट है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है या जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा वो आपके पास सब्जेक्ट होगा। ओके, अब हम एक पॉइंट और सब्जेक्ट के हवाले से देखना चाहेंगे। बच्चों के जहन में कभी कभी कन्फ्यूजन्स होती हैं, ये वो चीज़ों को जनरलाइज करते हैं। अमूमी तौर पर जब भी हम कोई सेंटेंस यूज़ करते हैं तो हम कोई ह्यूमन नेम यूज़ कर लेते हैं, ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। इट डज नॉट इम्प्लाइज कि सब्जेक्ट का ह्यूमन होना या लिविंग होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट कैन बी ह्यूमन, सब्जेक्ट कैन बी एनिमल, सब्जेक्ट कैन be insect and subject can be a non-living entity। इससे कता नज़र कि वो लिविंग है नॉन लिविंग है, हमने ये देखना है कि इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, इन एनी केस वो सब्जेक्ट कहलाएगा। इन 4 एग्जाम्पल्स को भी आप ज़रा देख सकते हैं। देखिए, बिली human singular subject can be plural, students it can be plural, subject can be a composition, Sami and Tahir, हमने and से 2 nouns को मिला दिया तो 1 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, as many as you like। and subject can be a non-living entity as well, non-living भी हो सकता है। तो मैं अब तक की डिस्कशन को समराइज करता हूँ। सेंटेंस आपके पास एक ऐसा कॉम्पोजिशन ऑफ वर्ड्स है जो ग्रामेटिकली एक ख़ास सीक्वेंस में अरेंज होता है और जो आपको एक कंप्लीट थॉट देता है। अगर हम इनमें से कोई एक भी एलिमेंट मिसिंग होगा तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। फिर हमने सेंटेंस को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट से मुराद हमारा क्या हुआ, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही हो या जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, और प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आपने खुद ये मार्क कर लिया होगा कि अगर हम एक दफ़ा सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लें तो बड़ी आसानी से हम प्रेडिकेट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, अब हम लेक्चर के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं।
यहाँ तक आप इस बात को समझ चुके हैं कि किसी भी गिवन सेंटेंस में दो कंपोनेंट्स होते हैं। मिसिंग ईदर ऑफ देम वुड मीन्स दैट दैट कंपोजिशन इज नॉट अ सेंटेंस। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में से कोई एक भी चीज मिस हो जाएगी तो फिर वो आपका सेंटेंस नहीं कहलाएगा। वही कंपोजिशन ऑफ वर्ड्स तो हो सकता है बट नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर बिल्ली पर हाथ रख दूं तो आपके पास रिमेनिंग पार्ट बचता है परचेजेस अ कार एवरी मंथ। ये आपके कंप्लीट थॉट कन्वे नहीं कर रहा। इट मींस ये सेंटेंस आपके पास नहीं है। वेरी सिंपल। अच्छा, सिमिलरली अगर हम परचेजेस अ कार एवरी मंथ को अपने हाथ से छुपा लें तो आप देखिएगा कि बिली ये आपका कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा, ये एक शख्स का नाम है। नंबर 2, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी नहीं रहा तो ये आपको एक सेंस कंप्लीट कन्वे नहीं कर रहा, ये भी आपके पास एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ओके, अब थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में आएगा कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहां तक सब्जेक्ट है, यहां तक प्रेडिकेट है। मैं यहां पर एक नुक्ता आपको बताना चाहूंगा। याद रखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ताल्लुक लफ्जों की तादाद या उनके सिंगुलर या प्लूरल होने से नहीं होता। सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। सिमिलरली प्रेडिकेट एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। इन एनी केस हमें बाय डेफिनेशन चेक करना है इंफॉर्मेशन जिसके बारे में दी जा रही है, नंबर 1, और जो इंफॉर्मेशन दे रहा है यानी प्रेडिकेट। अब आइए हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मुख्तसरन हम समझने की कोशिश करेंगे, इससे आपके कुछ एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर होंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि जब भी आपको सब्जेक्ट या प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना है तो आपको 3 चीज़ें जहन में रखनी है। प्रिंसिपल वर्ब, जिसको आप एक्शन वर्ब भी कहते हैं, दे कैन बी थाउजेंड्स। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कट, स्विम, सिट, राइट, रन, स्लीप, ये सारे के सारे आपके एक्शन वर्ब्स हैं। इन्हीं को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। अच्छा, फिर 2 कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, कोई बात नहीं, हम उसे 1 सेकंड में क्लियर कर लेंगे। लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। स्टूडेंट्स इस 2 टर्म में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स क्या हैं और हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं। मैंने ब्रीफली एक बॉक्स में कुछ मेंशन किया, तो हम देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या है। इसमें आपके पास 2 ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। एक आपके पास इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, और डू, डज, डिड, विल और शैल वो अदर ग्रुप में है। आप सरदस्त इस फर्स्ट मिनट में आप फोकस करेंगे इस ग्रुप नंबर 1 के अंदर। अच्छा, ग्रुप नंबर 1 में जो वर्ड्स हैं ये एट अ टाइम लिंकिंग वर्ब्स भी हैं और ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं। अब आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये 2 रोल अगर प्ले हो रहे हैं तो दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है। अच्छा, उसके लिए इस नाम पर गौर कीजिए हेल्पिंग और इस नाम पर गौर कीजिए लिंकिंग, ये आपको क्लियर करेगा। अब आप मेरे साथ मूव करेंगे। नंबर 1 देखिए, बिली सेल्स हिज कार, ये रहा आपका एक्शन वर्ब, ये रहा आपके पास एक्शन वर्ब। ओके, नंबर 2 को देखिए, ये रहा आपके पास इज और ये रहा आपके पास इज। इसमें जो फर्स्ट इज है ये आपके पास है लिंकिंग वर्ब और जो सेकंड इज है वो आपके पास है हेल्पिंग वर्ब, या इसका दूसरा नाम मैंने मेंशन किया ऑक्सिलरी, यानी ऑक्सिलरी का मतलब होता है मददगार, मदद करने वाला। अब हम देखते हैं कि ये 2 डेफिनेशन कैसे अप्लाई हो रही हैं। अच्छा, अब जरा दोनों सेंटेंसेस में यानी सेकंड और थर्ड सेंटेंस में जरा गौर कीजिए कि 2 इज एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। सेंटेंस नंबर 1 में आप नोट कर रहे हैं कि इज के बाद कोई एक्शन मौजूद नहीं है, जबकि सेंटेंस नंबर 2 में हमारे पास सेलिंग एक्शन मौजूद है। अब आप लोग जानते हैं कि जब भी इज, एम, आर के बाद फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी मौजूद हो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप इज, एम, आर
के अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूस कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नहीं, इसका मौजूद होना ज़रूरी है। तो अब नोट कीजिए मेरे वर्ड्स को कि इज़ या इसकी फैमिली मेंबर्स आर और एम आपको हेल्प कर रहे हैं टेंस कॉन्स्टिट्यूट करने में, या स्पेसिफिकली स्पीकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस को कॉन्स्टिट्यूट करने में। सिमिलरली वॉज और वर आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, आपको हेल्प करते हैं, ये आपको पास्ट कंटिन्यूस कॉन्स्टिट्यूट करने में। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलिए, हैज़, हैव, हैड, ये आपको हेल्प करेंगे परफेक्ट टेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने में। इनमें से किसी एक के बगैर आप टेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। दिस इंप्लाइज हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स इस बुनियाद पर बोलते हैं कि ये आपको डिफरेंट टेंसेस को कॉन्स्टिट्यूट करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। लफ्ज़ ऑक्सिलरी का भी यही मतलब है। अच्छा, अब इसी बुनियाद पे फंक्शन देखिए सेकंड सेंटेंस में इज का, जिसने लिंकिंग कहा, तो मैं यहां पर ऐसे एक ब्रैकेट लगाता हूं, ऐसे, इसको नोट कीजिए। देखिए, अब जरा देखिए, सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस से कनेक्ट करने के लिए आपको एक कनेक्टर चाहिए, और हमारा कनेक्टर यहां पर क्या है? इज है। अच्छा, ये कनेक्टर कैसे है? फॉर एग्जांपल, एक लम्हे को फर्ज कीजिए, हम इस इज को यहां से एलिमिनेट करते हैं। बिल्ली आरच गाय, तो आपने अभी बाय डेफिनेशन पढ़ा, ये आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो ये आपके पास सेंटेंस नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलिए, तो फिर ये फंक्शन क्या प्ले कर रहा है? ये सेंटेंस के सब्जेक्ट को सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट से कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है। इसी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर, इसी लिंकेज की बुनियाद पर हम इसको नाम दे देंगे लिंकिंग वर्ब। अब आप एज अ स्टूडेंट इन डेफिनेशंस को याद करने के बजाय एक सिंपल सा फॉर्मूला ज़हन में रखिए। अगर ये आपके पास 3 + 2 + 3 8 जो लेटर्स हैं, जिनको हमने लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब का नाम दिया है, ये जो वर्ड्स हैं, जिनको हमने ये नाम दिया है, तो आप नोट कीजिए, अगर इनके बाद एक्शन मौजूद नहीं है तो ये लिंकिंग वर्ब्स कहलाएंगे। अगर इनके बाद एक्शन मौजूद है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ing हो, चाहे वो थर्ड फॉर्म की शक्ल में हो, इन वट एवर केस दैट इज प्रेजेंट, तो आप इसको लिंकिंग वर्ब की बजाय नाम देंगे हेल्पिंग वर्ब का। मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूं, किसी भी एक इंग्लिश सेंटेंस में 3 चीज़ों में से किसी एक का होना या एक कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। एक आपका प्रिंसिपल वर्ब या ये मौजूद होता है। इन सेकंड केस, अगर प्रिंसिपल वर्ब नहीं है तो आप ये ज़हन रखिए कि हमेशा आपके पास लिंकिंग वर्ब मौजूद है। और जब मैं लिंकिंग वर्ब का वर्ड बोलूँगा तो आपके ज़हन में क्या आना चाहिए? इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव और हैड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमने क्यों समझा ये लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क? इसको समझना बड़ा आसान है। अच्छा, देखिए ज़रा, जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना हो सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट कहां पर ख़त्म हो रहा है, तो आप फौरन देखेंगे कि उस सेंटेंस में वर्ब कहां पर है, या लिंकिंग वर्ब कहां पर है, या हेल्पिंग वर्ब कहां पर है। मैंने यहां 2 एग्जांपल्स कोट किए हैं, आप खुद से ढेरों ढेर एग्जांपल्स इसमें कोट कर सकें। तो आइए देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर अटेंटिव, ये रहा हमारा आर। अब जल्दी से जज कीजिए कि ये लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि अगर तो इसके बाद एक्शन मौजूद है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और अगर इसके बाद एक्शन मौजूद नहीं है तो ये लिंकिंग वर्ब है। अटेंटिव आपके पास एक एडजेक्टिव है, ये एक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा हुआ यहां पर लिंकिंग वर्ब। अच्छा, जहां से लिंकिंग वर्ब स्टार्ट हुआ वहीं से हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हुआ, तो इस गिवन सेंटेंस में हमारा प्रेडिकेट क्या है? आर अटेंटिव। अच्छा, अगर ये प्रेडिकेट है तो इट्स वेरी सिंपल, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस शुड बी टर्म्ड एज द सब्जेक्ट।
बिल्कुल उसी तरह अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए ज़रा। अब देखिए, द बॉयज सिटिंग इन द कॉर्नर आर अटेम्प्टिंग टेस्ट्स। ये रहा हमारा आर अटेम्प्टिंग टेस्ट्स, और इसमें हम बॉक्स बनाते हैं अटेम्प्टिंग को। तो जहाँ पर हमारा बॉक्स है ये रहा हमारा प्रिंसिपल वर्ब, और साथ में मौजूद है आर। अब एक तो हम रिवीजन कर लेते हैं कि अगर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड के साथ आपके पास एक्शन मौजूद है तो अब वो आपके पास कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। दो बातें हो गई, और यहीं से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका प्रेडिकेट, आर अटेम्प्टिंग टेस्ट्स, ये रहा हमारा प्रेडिकेट। और इसके अलावा जो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, द बॉयज सिटिंग इन द कॉर्नर, ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो हमने क्या सीखा इस फ्रेम में, हमने ये सीखा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की आइडेंटिफिकेशन एक मुश्किल प्रोसेस नहीं है। उसके लिए आपने आइडेंटिफाई करना है। देख लीजिए, अगर उसमें वर्ब मौजूद है वहाँ से आपका प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर उसके अंदर लिंकिंग वर्ब मौजूद है तो जहाँ लिंकिंग वर्ब मौजूद है उससे आगे वाला पार्ट सारा प्रेडिकेट और पीछे वाला पार्ट सारे का सारा सब्जेक्ट, या रिमेनिंग पार्ट सारे का सारा सब्जेक्ट। सिमिलरली अगर उस सेंटेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो हेल्पिंग वर्ब से ऑनवर्ड्स सारे का सारा प्रेडिकेट, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा द बॉयज सिटिंग इन कॉर्नर, वो आपके पास सब्जेक्ट होगा। आप इस डेफिनेशन को भी अप्लाई कर लीजिए। इंफॉर्मेशन क्या है, आर अटेम्प्टिंग टेस्ट्स। इंफॉर्मेशन बजाते खुद प्रेडिकेट होती है, किसके बारे में है, द बॉयज सिटिंग इन द कॉर्नर। तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है बाय डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा, आपकी स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर पर लिखा हुआ है, वो आपके पास कहलाएगा सब्जेक्ट। अब आखिरी बात इस हवाले से, आज के लेक्चर के हवाले से, वो जो राइट हैंड साइड पे हमने बॉक्स में डू, डज, डिड, विल और शेल मेंशन किया है, इनका स्टेटस क्या है? क्या ये लिंकिंग वर्ब है, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, या ये दोनों हैं? तो आइए अब अपने एक प्रीवियस एक्सपीरियंस को जरा ज़हन में लाइए। मैं कोई एक एक्सप्रेशन लेता हूं और एक सेंटेंस लिखता हूं। फॉर एग्जांपल, ही विल जॉइन अस। ओके, इस सेंटेंस में देखिए सबसे पहले आप खुद जज कीजिए, डेफिनेशन को अप्लाई कीजिए, मेरे साथ जुबानी रिवाइज करते रहें, जहन में कैलकुलेट करते रहें। मैंने बोला था कि कॉम्बिनेशन के साथ अगर आपके पास एक प्रिंसिपल वर्ब मौजूद है, एक्शन वर्ब मौजूद है, तो जो साथ कनेक्टेड एंटिटी है वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकती, वो हमेशा आपके पास कहलाएगी हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो इससे ये हमने अखज़ किया, हम ये इम्प्लाई कर रहे हैं सेंटेंस ही विल जॉइन अस में विल आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, सिमिलर इज द केस विद शेल, डू, डज एंड डिड। आप कोई एक सेंटेंस लीजिए, डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट से बनाइए या विल और शेल से बनाइए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 5 एक्सप्रेशंस कभी भी एक्शन के बगैर इस्तेमाल नहीं होते, और जो चीज़ अभी हमने पढ़ा एक्शन के बगैर होगी वो हमेशा लिंकिंग वर्ब होगी, और जो चीज़ एक्शन के साथ कंपल्सरी है वो हमेशा आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगी। तो हम कंक्लूड करते हैं कि डू, डज, डिड, विल और शेल हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं, ये कभी भी लिंकिंग वर्ब्स नहीं हो सकते। चलें अब क्विकली हम पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के लिए हमें कितनी बातों की ज़रूरत है? 3 चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई करना है, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हम ये क्लियर कर चुके हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्विकली मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड है, इनके बाद लाजमी तौर पर क्या मौजूद होता है? एक्शन मौजूद होता है। और अगर इन्हीं एक्सप्रेशंस के बाद कोई भी एक्शन मौजूद नहीं है तो ये आपके कहलाएंगे लिंकिंग वर्ब्स, ना के हेल्पिंग वर्ब्स। और जहां से किसी भी गिवन सेंटेंस में आपका लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब स्टार्ट हो रहा है, वहीं से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट खुद ब खुद क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। आने वाले लेक्चर्स में आपको ये समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना
क्यों ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर यही कॉन्सेप्ट हमें क्लियर ना हो तो हम कभी भी गिवन सेंटेंस में से करेक्शंस को अप्लाई नहीं कर सकते, हम उसको एक प्रॉपर बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर में नहीं ढाल पाएंगे। अब इस लेक्चर को आप रिपीटेडली सुनेंगे और अपने जहन में ये जो 3-4 स्ट्रक्चर्स हमने समझने की कोशिश की है इनको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।